नमस्कार। अब हम लोग पहुंच गए हैं इंडियन पॉलिटी के अगले अध्याय में। एग्जीक्यूटिव्स को डिस्कस करते हैं, गवर्नर से शुरू करते हैं। जो स्टेट का गवर्नर होता है उसे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्लेजर पे ही ऑफिस होल्ड करता है। क्वालिफिकेशंस गवर्नर होने के लिए हैं कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा उम्र का, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने होल्ड नहीं करना चाहिए, कहीं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होना चाहिए यूनियन या स्टेट का। ये आर्टिकल 158 कहता है क्वालिफिकेशंस के बारे में। अगर कोई मेंबर है लेजिस्लेचर का, अगर उसको गवर्नर बना दिया जाता है तो वो मेंबर नहीं रहेगा अपने अपॉइंटमेंट के बाद से। आमतौर पर गवर्नर का ऑफिस 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। आर्टिकल 156 पार्ट ए कहता है कि प्रेसिडेंट उसे डिसमिस कर सकता है और 156 पार्ट 2 कहता है कि रेजिग्नेशन देके वो जा सकता है। कोई बार नहीं है कि एक पर्सन कितनी बार गवर्नर बनाया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपॉइंटेड गवर्नर का सिस्टम इसलिए रखा कि एक और इलेक्शन करना और पर्सनल इश्यूज पे वो एक और समस्या बन के आता। अगर गवर्नर इलेक्ट किया जाता डायरेक्ट वोट से तो वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर से सुपीरियर मानता, जिससे कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन आती, या जो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते ये करने में, जो मशीनरी लगती है इलेक्शन कराने में, उतना पावर गवर्नर के पास होता नहीं है। पार्टी का सेकेंड रेट आदमी जो होता है वही गवर्नर बनाया जाता है, नहीं तो मुख्यमंत्री। अपॉइंटेड गवर्नर जो यूनियन गवर्नमेंट का होता है वो स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। मेथड जो इलेक्शन का किया जाता है ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बना सकता था लोगों के बीच में। गवर्नर की पावर्स देख लेते हैं। कोई डिप्लोमेटिक या मिलिट्री पावर प्रेसिडेंट की तरह नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसी ही हैं। एग्जीक्यूटिव पावर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करता है। मेंबर और एडवोकेट जनरल खुद उतने ही समय तक ऑफिस में रहते हैं जब तक कि गवर्नर चाहे, लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं उनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पे, या फिर अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन में वो आते हैं तब। तो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला केस अलग है। एडवोकेट जनरल के में गवर्नर ही कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 317 कहता है। गवर्नर के पास पावर कोई नहीं है कोई जज अपॉइंट कर पाने का स्टेट हाई कोर्ट का, लेकिन प्रेसिडेंट उसे कंसल्ट करता है इस तरह की चीज़ में, ऐसा आर्टिकल 217 पार्ट 1 कहता है। प्रेसिडेंट की तरह ही गवर्नर के पास नॉमिनेट करने की पावर है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है उन लोगों को जिनकी स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर, साइंस, आर्ट और कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस में। आर्टिकल 171 पार्ट 5 में ऐसा है। कोऑपरेटिव मूवमेंट में कोई राज्यसभा की लिस्ट का इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मतलब राज्यसभा की लिस्ट में कोऑपरेटिव मूवमेंट इंक्लूडेड नहीं था, उसमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस है, यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट भी है। फिर लेजिस्लेटिव, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, वो एड्रेस कर सकता है, मैसेज भेज सकता है, समन, प्रोरोग और डिसॉल्व कर सकता है स्टेट असेंबली को। जुडिशियल पावर गवर्नर की है कि वो पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट और रिमिशन दे सकता है पनिशमेंट पे, ये आर्टिकल 161 के हिसाब से। गवर्नर के पास इमरजेंसी में कोई पावर नहीं है एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के खिलाफ। उसको रिपोर्ट करना है प्रेसिडेंट को अगर गवर्नमेंट जो स्टेट की है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो आर्टिकल 356 ऐसा कहता है। चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर हेड है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा, और जो मिनिस्टर हैं वो भी गवर्नर द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। कोई भी इंसान जो अपॉइंट किया जा रहा है मिनिस्टर की तरह उसे मेंबर बनना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर का 6 महीने के अंदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट के, लेकिन इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नर को। गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच का जो रिलेशन है वो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर जैसा, सारी चीज़ें प्रेसिडेंट और मिनिस्टर वाली हैं सेम। डिस्क्रिशनरी फंक्शन गवर्नर के पास जो हैं वो जो सिर्फ गवर्नर की डिस्क्रिशन पे होते हैं। जो आसाम का गवर्नर है वो
बता सकता है कि अमाउंट कितना पेएबल है स्टेट ऑफ आसाम में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, जो रॉयल्टी दी जाती है लाइसेंस के लिए मिनरल्स की। गवर्नर जहाँ पे अपॉइंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर की तरह और एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी के, वो साथ में एडमिनिस्ट्रेटर इंडिपेंडेंटली बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी कई जगह काम करता है। प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकता है कि गवर्नर महाराष्ट्र या गुजरात का जो है वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले विदर्भ या सौराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए। नागालैंड का गवर्नर के पास भी इस तरह की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। मणिपुर के गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर फंक्शनिंग हो कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें कि हिल एरियाज़ के जो लोग हैं वो भी इलेक्ट होके आते हैं। सिक्किम के गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीस और इक्विटेबल अरेंजमेंट हो पाए, जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो उस एरिया का। गवर्नर के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर को डिसमिस कर सके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी और चीफ मिनिस्टर को भी गवर्नर डिस्कस कर सकता है सिर्फ तब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, उनका लेजिस्लेटिव असेंबली उन पर कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे और गवर्नर को लगे कि असेंबली को डिसॉल्व करने से अच्छा बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा दिया जाए। एडवोकेट जनरल, हर एक स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है जो जैसे यूनियन लेवल पे अटर्नी जनरल है उस तरह का एडवोकेट जनरल, और उसके सेम फंक्शंस होते हैं। उसको गवर्नर अपॉइंट करता है, उसके प्लेजर से ये ऑफिस होल्ड करते हैं। कोई भी पर्सन जो क्वालिफाइड है जज बनने के लिए हाई कोर्ट का, उसको एडवोकेट जनरल बना सकते हैं, और गवर्नर जैसा रिम्यूनरेशन उसके लिए चाहेगा वो उसे मिल सकता है। उसके पास राइट टू स्पीक है या प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का हक है, लेकिन कोई वोट नहीं है हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में उस राज्य के, ये आर्टिकल 177 कहता है। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल है, 2 हाउसेज हैं, ऐसे 7 स्टेट हैं टोटल। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और जम्मू कश्मीर। बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लेजिस्लेचर यूनी कैमरल है, मतलब कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें कितनी सीटें हैं देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40, बिहार में 75, जम्मू कश्मीर में 36, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78 और यूपी में 99। कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या फिर अबॉलिश करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस स्टेट की, उसे एक रेजोल्यूशन पास करना होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, और फिर पार्लियामेंट का एक एक्ट भी पास होना होता है, ऐसा आर्टिकल 169 कहता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज़ है वो वेरी कर सकती है, लेकिन उसकी मेंबरशिप जो है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप के, और 40 से कम नहीं हो सकती, मिनिमम 40, तो वो तेलंगाना जैसे है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पार्टली नॉमिनेटेड है और पार्टली इलेक्टेड भी होती है, कुछ उसमें इलेक्टेड मेंबर हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर हैं। इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इनडायरेक्ट होता है और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मेथड यूज़ किया जाता है। 5/6 जो मेंबर होते हैं, हर 6 में से 5 मेंबर जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और हर 6 में से 1 मेंबर नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर द्वारा। 1/3 जो होते हैं टोटल मेंबर्स के काउंसिल में वो इलेक्ट किए जाते हैं लोकल बॉडीज़ से, जैसे म्यूनसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। 1/12 मेंबर जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स जो होते हैं 3 साल के किसी भी स्टेट में, वही लोग इलेक्ट करते हैं। 1/12 मेंबर जो होते हैं वो टीचर्स जो सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। 1/3 मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं आम लोगों में से, जो असेंबली के मेंबर नहीं हैं, उनमें से इलेक्ट करते हैं। बाकी जो बच जाते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करता है स्पेशल लोगों में से, जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस वाले। कोर्ट जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि गवर्नर की प्रॉपर्टी को नॉमिनेशन के केस में। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हर एक स्टेट की वो डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है एडल्ट सफरेज के बेसिस में उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के। जो मेंबर हैं असेंबली के वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। मिज़ोरम और गोवा की जो असेंबलीज़ हैं वहाँ 40 मेंबर्स ही हैं, जबकि सिक्किम में सिर्फ 32 मेंबर्स ही हैं, लेकिन वैसे 60 है मिनिमम नंबर। गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है 1 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से असेंबली के अंदर।
ये आर्टिकल 333 में है। लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन 5 साल है, लेकिन ये उससे पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है गवर्नर द्वारा। 5 साल का टर्म एक्सटेंड भी किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा, और 1 साल से ज़्यादा एक बार में उसे बढ़ा नहीं सकते, ऐसा आर्टिकल 172 पार्ट 1 में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद एक परमानेंट बॉडी है, जैसे विधानसभा में काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है राज्यसभा की तरह। लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं की जाती है। 1/3 मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर दूसरे साल में, ऐसा आर्टिकल 172 पार्ट 2 में है। 172 पार्ट 1 में इमरजेंसी का केस है। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, और जो प्रोविजंस हैं उनसे जुड़े हुए वो बिल्कुल यूनियन पार्लियामेंट जैसे सेम है। लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशंस हैं सिटीज़न होना, उम्र 25 साल से ज़्यादा होना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में 30 साल, सेम लोकसभा राज्यसभा की तरह। और जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं पार्लियामेंट अगर कोई नया नियम बनाता है आर्टिकल 173 में, तो वो भारत में अलग अलग स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में क्या स्ट्रेंथ है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल 293, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234, मध्य प्रदेश 230, कर्नाटक 224, राजस्थान 200, गुजरात 182, आंध्र प्रदेश 175, उड़ीसा 147, हरियाणा 90, झारखंड 81, जम्मू कश्मीर 76, उत्तराखंड 70, दिल्ली 70, हिमाचल प्रदेश 68, अरुणाचल 60, मणिपुर 60, मेघालय 60, नागालैंड 60, त्रिपुरा 60, केरला 140, आसाम 126, तेलंगाना 119, पंजाब 117, छत्तीसगढ़ 90, गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32, पुडुचेरी 30। बाई कैमरल स्टेट और पार्लियामेंट में कंपैरिजन लेजिस्लेचर के फॉर मनी बिल के लिए पोजीशन सेम है, लोकसभा में पास और इंट्रोड्यूस होना है और सब लोकसभा से लेना देना है, उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली से मनी बिल का सरोकार है। अन्य बिलों के लिए पावर जो है काउंसिल की वो डिले की तरह काम कर सकती हैं 3 महीने का। अगर डिसएग्रीमेंट होता है किसी बिल पे, तो जब वो दूसरी बार रेफ़र किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, तो उस बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है उस बिल को विलहोल्ड करने की 1 महीने से ज़्यादा। गवर्नर की वीटो की पावर, जब कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर के सामने उनके अप्रूवल के लिए, तो गवर्नर या तो अपना असेंट दे सकते हैं उस बिल पे, तो वो लॉ बन जाएगा, या फिर वो विदहोल्ड करेंगे अपना असेंट उस बिल पे, उस केस में वो बिल लॉ नहीं बन पाएगा। या तो डिक्लेयर करें कि वो विदहोल्ड करेंगे असेंट मनी बिल के खिलाफ और बिलों पे, और बिल रिटर्न कर दिया जाएगा किसी मैसेज के साथ, या बिल को वो रिजर्व कर लें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अगर किसी केस में हाई कोर्ट की पावर्स से जुड़ा हुआ मामला होगा तो ये बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है गवर्नर द्वारा। गवर्नर की पावर ऑर्डिनेंसेस के केस में गवर्नर भी ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं जब लेजिस्लेचर दोनों हाउसेस का सेशन में ना हो। लेकिन इस तरह का जो पावर है गवर्नर को, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही करना है। ऑर्डिनेंस पहले स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाना चाहिए जब भी वो रीअसेंबल करेंगे। ऑर्डिनेंस का इफ़ेक्ट 6 हफ्ते से शुरू हो सकता है, 6 हफ्ते तक ही चलता है जिस दिन उसका रीअसेंबली होती है उसके, अगर डिसअप्रूव उससे पहले लेजिस्लेचर द्वारा ना कर दिया जाए तो। गवर्नर जब भी चाहे वो विड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंस, तो उसी समय से वो सीज कर जाएगा पावर में रहना। गवर्नेंस ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग पावर जो है गवर्नर की, वो लिस्ट 2 और 3 जो है 7 शेड्यूल की, उन्हीं में बेस्ड है। लिस्ट 1 जो सेंट्रल की लिस्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई प्रेसिडेंट से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है गवर्नर को, तो फिर वो नहीं कर सकता है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट, अगर जो बिल है उसमें वही प्रोविजंस हैं जिनमें कि प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होता है, तो वो नहीं कर सकता है। या फिर अगर कोई बिल है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किए जाना चाहिए, जैसे कि हाई कोर्ट वाले केस में, तो वो तब नहीं कर सकता है।
स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस यूनियन पार्लियामेंट जैसे ही हैं सेम। स्टेट लेजिस्लेचर का दोनों हाउस पनिश कर सकता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नाम पे या कंटेम्प्ट के नाम पे। दोनों ही हाउस सोल जज हैं कि कोई चीज़ प्रिविलेज के इन्फ्रिंजमेंट कैसे बोली जा सकती है। कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इंटरफियर करने पे हाउस का। इस पॉइंट पे कोई भी हाउस जो लेजिस्लेचर का है वो नया प्रिविलेज अपने लिए क्रिएट कर सकता है। कोर्ट डिटरमाइन कर सकता है कि हाउस को कोई प्रिविलेज है कि नहीं। फिर जम्मू कश्मीर के केस में जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं या थे 5 अगस्त सन 2019 को ये वापस ले लिए गए हैं। तो पहले जो होते थे उनको देख लेते हैं। ये जो है जो जम्मू कश्मीर के केस में यूनियन पार्लियामेंट सिर्फ यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में ही बना सकती थी और स्टेट्स में स्टेट लिस्ट में भी बना सकती थी। वो 249 का यूज़ करके राज्यसभा के थ्रू, वो यहाँ पे नहीं होगा। रेजिडुअरी पावर्स जो हैं लेजिस्लेचर के जम्मू कश्मीर के ही पास हैं, वो भारत सरकार के पास नहीं है। इमरजेंसी जब 352 के नाम पे की जाएगी इंटरनल डिस्टर्बेंस का, तो वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी जब तक कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है स्टेट की वो उसको मानती नहीं है। तो कोई भी ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ले सकती है जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बात करके सलाह मशवरा के बिना लिया गया हो। यूनियन के पास कोई पावर नहीं है सस्पेंड कर पाने की कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के स्टेट को, जब तक कि कोई जो आर्टिकल 365 में जो तरीका बताया गया है वो ना यूज़ किया जाए। 356 और 357 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के केस में जो ब्रेकडाउन हो जाता है, फेलियर जो माना जाता है, वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंडेड है। जम्मू कश्मीर में एक अमेंडमेंट ऑर्डर 1964 आया था, उसके हिसाब से ये एक्सटेंडेड है। यूनियन के पास कोई पावर नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का जम्मू कश्मीर स्टेट में आर्टिकल 360 के हिसाब से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो जम्मू कश्मीर स्टेट पे अप्लाई नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जो 1957 में प्रोमलगेट हुई थी। जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोविजंस एक्सेप्ट करता है स्टेट और यूनियन के रिलेशनशिप के, और वो अमेंड किया जा सकता है कोई लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्ट से जो 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ हो। कोई ऑल्टरेशन एरिया का या बाउंड्री का जम्मू कश्मीर का तभी किया जा सकता है जब पार्लियामेंट बिना कंसेंट के नहीं कर सकती है। जब कंसेंट किया गया हो स्टेट लेजिस्लेचर से तभी वो हो सकता है। तो एरिया बाउंड्री के ऑल्टरेशन के लिए भी स्टेट के कंसेंट की ज़रूरत है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का इलेक्शन कमीशन का स्पेशल लीव का जुरिस्डिक्शन जो है, सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन सारे ही एक्सटेंड किए गए हैं जम्मू कश्मीर में भी। इसके बाद पंचायत्स पे आ जाते हैं। पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 3 टियर सिस्टम के बारे में सोचता है पंचायत के लिए। विलेज लेवल पे पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और जब पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा हो तो इंटरमीडिएट पंचायत भी होनी चाहिए। जो सीट्स हैं पंचायत की वो डायरेक्ट इलेक्शन से फिल की जाती हैं। इलेक्टोरेट को कहते हैं ग्राम सभा। जो चेयरपर्सन होता है हर एक पंचायत का वो उस राज्य के लॉ के हिसाब से चुना जाता है। पंचायत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स दी गई हैं उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। 243D आर्टिकल में ऐसा है। रिजर्व्ड सीट्स में थे 1/3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, और 1/3 जो टोटल सीट्स हैं पंचायत की वो वैसे भी महिलाओं के लिए हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी रिजर्वेशन है और इन जनरल भी महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन है। राज्य सिमिलर रिजर्वेशन बना सकते हैं पंचायतों के चेयरपर्सन के लिए भी। हर एक पंचायत 5 साल तक काम करती है जिस डेट से वो पहली मीटिंग होती है उसकी, और वो डिसॉल्व की जा सकती है स्टेट लॉ के हिसाब से पहले भी। पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट होती है प्री मैच्योर डिसोल्यूशन के बाद और कंटिन्यू करती है बाकी पीरियड के लिए, लेकिन अगर बाकी का पीरियड 6 महीने से कम है तो इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे ही लोग जो 21 साल से बड़े होते हैं वो क्वालिफाइड है मेंबर बनने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर का, और पंचायत का भी 21 साल इसमें उम्र है स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एलिजिबल हैं तो फिर 21 साल की उम्र में पंचायत के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तो बाकी सारे क्वालिफिकेशन स्टेट वाले ही हैं, बस एज में 25 की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली वाले से 21 है।
ऐसा आर्टिकल 243 पार्ट F में लिखा है। पंचायत को प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के पावर दिया गया है। स्टेट ऑथराइज कर सकती है पंचायत को कि वो लेवी कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करे टैक्स, ड्यूटीज़ और टोल्स। 73rd अमेंडमेंट में जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 25 अप्रैल 1993 को, उसके बाद हर 5 साल में स्टेट एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करती है फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए पंचायत की और रिकमेंडेशन देने के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसमें कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जो गवर्नर अपॉइंट करता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए पंचायत इलेक्शंस के, ऐसा 243K में है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लीमेंट किया गया था पहली बार 1958 में आंध्र प्रदेश में एक्सपेरिमेंटल बेसिस में। पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था जिसने पंचायती राज इम्प्लीमेंट किया था पूरे राज्य में। उसी तरह से फिर म्यूनिसिपैलिटी हैं। पार्ट 9A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ में जैसी हों उसकी नींव रखता है। ज़्यादातर प्रोविज़न जो है म्यूनिसिपैलिटी के वो पार्ट 9 के ही जैसे हैं, स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन ऑफ सीट, फंक्शन और सोर्स ऑफ इनकम। नगर पंचायत जो है वो उस एरिया के लिए है जो रूरल से अर्बन में चेंज किया जाना होता है। म्यूनिसिपल काउंसिल स्मॉल अर्बन एरियाज़ के लिए है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लार्ज अर्बन एरियाज़ के लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन लोकल गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट बॉडी है। म्यूनिसिपैलिटी के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। स्टेट का लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा सकता है म्यूनिसिपैलिटी में उन लोगों का जिनकी स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस हो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। लोकसभा के मेंबर्स, स्टेट असेंबली के, राज्यसभा के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को भी, वार्ड कमेटी जो होती हैं उनके चेयरपर्सन्स को भी। अगर पॉपुलेशन 3 लाख है तो 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा हैं तब वार्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। 3 लाख है वार्ड कमेटी लगाने के लिए पॉपुलेशन की लिमिट। 2 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करने के लिए। एक होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी मेट्रोपोलिस लेवल पे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हर एक जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जिनको कि वो अप्रोप्रिएट समझता है। कोई भी आदमी क्वालिफाइड होगा अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अगर कि वो सिटीज़न है भारत का, वो हाई कोर्ट का जज रहा है कम से कम 5 साल तक, और वो एडवोकेट रहा है हाई कोर्ट का 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में सक्सेशन में पिछले 10 साल में। ये आर्टिकल 124 पार्ट 3 कहता है। कोई मिनिमम एज नहीं है या फिक्स्ड पीरियड नहीं है ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जज तब जज नहीं रहेगा अगर उसकी उम्र 65 साल हो गई, या तो वो इन राइटिंग रिज़ाइन करता है प्रेसिडेंट को लिख के, या फिर प्रेसिडेंट उसको रिमूव करता है, या फिर ग्राउंड जो है उस रिमूवल के प्रूव होते हैं मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आर्टिकल 124(4) के हिसाब से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से हटाया जा सकता है। प्रोसीजर रिमूवल का, इम्पीचमेंट का सुप्रीम कोर्ट के जज का है। सबसे पहला स्टेप है कि मोशन एड्रेस किया जाए प्रेसिडेंट को। 100 मेंबर्स ने लिखा हुआ हो लोकसभा में या 50 मेंबर्स ने राज्यसभा में, और वो डिलीवर किया जाए स्पीकर या चेयरमैन को वहाँ हाउस के। ये मोशन पहले लाना। फिर मोशन का इन्वेस्टिगेशन होना एक कमेटी द्वारा 3 लोगों की, जिसमें कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और 1 डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे, 3 लोग। अगर वो कमेटी उस जज को गिल्टी पाती है तो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कंसिडर की जाएगी उस हाउस में जहाँ पे कि मोशन पेंडिंग है।
अगर मोशन पास कर दिया जाता है उस हाउस द्वारा मेजॉरिटी से टोटल मेंबरशिप की और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स वोटिंग, तब फिर ये एड्रेस प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर रिमूवल का दे देता है इस एड्रेस पे, तब उस जज को रिमूव कर दिया जाता है। जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है वही सेम है और जो अन्य जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, उनके लिए भी। रिटायरमेंट के बाद एक जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो प्लीड नहीं कर सकता है या किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है या किसी भी अथॉरिटी में भारत में फिर काम नहीं कर सकता है, 124 पार्ट 7 कहता है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन 3 फोल्ड है, ओरिजिनल, एपेलेट और एडवाइजरी। जो राज्य और यूनियन या दो राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा आर्टिकल 131, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो जाता है ये। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ज्यूरिसडिक्शन जो एप्लीकेशन आर्टिकल 32 में जुडिशियल रिव्यू के तहत डाला गया है, जिसमें कि कोई रिट डाली जानी होती है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में गिना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। तो ओरिजिनल के 2 हो गए। अपील करने का सबसे हाईएस्ट कोर्ट भारत में जो है कोर्ट ऑफ ऑल कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की। सुप्रीम कोर्ट अपील्स भी हियर कर सकती है स्पेशल लीव देके किसी जजमेंट पे या किसी ऑर्डर में जो किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में दिया गया हो, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल, उसके हिसाब से अपील नहीं हियर कर सकता सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे सकता है किसी मैटर ऑफ लॉ पे या फैक्ट पे जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, जिसको कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है, तो ये एडवाइजरी हो गया। तो ये तीनों हो गए। अपील करने के केस में मिलिट्री ट्रिब्यूनल का में अपील नहीं कर सकते, बाकी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसके बाद है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट स्टेट में जुडिशरी का हेड होता है। हर एक जज जो होता है हाई कोर्ट का उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ऐसा अपॉइंटमेंट करने में हाई कोर्ट के जज का प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उस राज्य के गवर्नर को और चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के को। जो जज होता है हाई कोर्ट का वो 62 साल की उम्र तक वहाँ पे रह सकता है। हाई कोर्ट का जज ऑफिस छोड़ सकता है या तो अगर वो रेजिग्नेशन दे प्रेसिडेंट को एड्रेस करता हुआ, या फिर अपॉइंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट का जज, या ट्रांसफ़र किया जाए किसी और हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट द्वारा, या फिर उसे रिमूव कर दिया जाए प्रेसिडेंट द्वारा। रिमूवल का मोड हाई कोर्ट के जज का वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। क्वालिफिकेशंस जज की हाई कोर्ट के की देख लेते हैं। वो सिटीज़न होना चाहिए भारत का, 62 साल से कम उम्र का। वो जुडिशियल ऑफिस कहीं होल्ड कर चुका हो भारत में कम से कम 10 साल तक, या फिर उसको एक्सपीरियंस हो 10 साल का एडवोकेट होने का हाई कोर्ट में, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में सक्सेशन में उसको अनुभव हो एडवोकेट होने का। सैलरी और अलाउंस हाई कोर्ट के जजेस के चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, जो आर्टिकल 202 पार्ट 3 डी बताता है। रिटायरमेंट के बाद जो परमानेंट जज होता है हाई कोर्ट का, वो प्लीड नहीं कर सकता है या एक्ट नहीं कर सकता है किसी कोर्ट या भारत की अथॉरिटी में, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट या कोई और हाई कोर्ट जिसमें उसने पहले काम नहीं किया है। हाई कोर्ट की सीट्स और ज्यूरिसडिक्शन देख लेते हैं भारत में कहाँ क्या है। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सबसे पुराने में से एक है, सबसे पुराना है कलकत्ता का 1862 का। इलाहाबाद हाई कोर्ट है 1866 का, यूपी का ज्यूरिसडिक्शन देखता है। ये मेन सीट इसकी इलाहाबाद है और एक बेंच इसकी लखनऊ में भी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 1954 में इस्टेब्लिश किया गया आंध्र प्रदेश के लिए, उसकी सीट हैदराबाद में है। मुंबई हाई कोर्ट 1862 में महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव के लिए बनाया गया, उसकी सीट है बम्बई में और उसकी बेंचेस हैं नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में इस्टेब्लिश किया गया पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार के लिए, उसकी मेन सीट है कोलकाता में और बेंच एक है पोर्ट ब्लेयर में। फिर दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में इस्टेब्लिश हुआ दिल्ली के लिए, दिल्ली के ही लिए बना है वो बस। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में मेन है और बेंचेस हैं कोहिमा, एजोल और ईटानगर में भी। गुजरात हाई कोर्ट 1960 में इस्टेब्लिश हुआ गुजरात के लिए, मेन बेंच है अहमदाबाद में।
इसी तरह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 1966 हिमाचल प्रदेश शिमला में एस्टैब्लिश्ड। जम्मू कश्मीर का 1928 में जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर और जम्मू में बेंचेस हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट 1884 में बेंगलोर में उसकी मेन बेंच है, कर्नाटक के लिए बना है और मेन सीट है बेंगलोर में और बेंचेस हैं धारवाड़ और गुलबर्गा में। केरला हाई कोर्ट 1958 में एस्टैब्लिश हुआ केरला और लक्षद्वीप के लिए और उसकी मेन सीट है एर्नाकुलम में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1956 में मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर में उसकी मेन सीट है और बेंचेस हैं इंदौर और ग्वालियर में। मद्रास हाई कोर्ट 1962 में एस्टैब्लिश हुआ तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए और मेन सीट है चेन्नई में और बेंचेस हैं मदुरई में। उड़ीसा हाई कोर्ट 1948 में उड़ीसा के लिए कटक में मेन सीट है। पटना हाई कोर्ट 1916 में बिहार के लिए पटना ही में मेन सीट है। फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 1975 में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए उसकी सीट है चंडीगढ़ में। राजस्थान हाई कोर्ट 1949 में राजस्थान के लिए जोधपुर में सीट है और बेंच है जयपुर में। सिक्किम हाई कोर्ट 1975 में सिक्किम में और गैंगटॉक में उसकी सीट है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सन 2000 में, उत्तराखंड हाई कोर्ट 2000 में और झारखंड हाई कोर्ट, 3 नए हाई कोर्ट सन 2000 में बनाए गए थे उनकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के लिए। और छत्तीसगढ़ की सीट है बिलासपुर में, उत्तराखंड की नैनीताल में और झारखंड की रांची में। तो सिर्फ झारखंड ही राजधानी में है, बाकी छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड अपने नैनीताल और बिलासपुर में। फिर 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए भी 3 नए बनाए गए हाई कोर्ट्स। मणिपुर के हाई कोर्ट की सीट है इम्फाल में, मेघालय के हाई कोर्ट की शिलोंग में और त्रिपुरा के हाई कोर्ट की अगरतला में। इसके बाद इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अप्रैल 1990 में आर्टिकल 263 के तहत। इंटरस्टेट काउंसिल्स में प्रधानमंत्री, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे राज्यों के और एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। सरकार या कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की, जिससे कि कोऑर्डिनेशन हो सके राज्यों के बीच में और यूनियन के साथ। जस्टिस R.S. सरकारिया, जिनकी की मौत सन 2007 में हुई थी, वो सरकारिया कमीशन के हेड थे। इंटरस्टेट काउंसिल जो चेयर की थी प्रधानमंत्री चेयर करता है और वो साल में 3 बार मिलती है। इसके बाद फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट आर्टिकल 270, 73, 75 और 280 में होता है और प्रेसिडेंट करता है इसके तहत। पहली फाइनेंस कमीशन सन 1951 में बनी थी। अब जल्दी सारी फाइनेंस कमीशंस पे एक नज़र डाल लेते हैं। NC नियोगी की फाइनेंस कमीशन थी 1951 वाली, वो 52 से 57 तक चली। 1956 में के सांतनम की फाइनेंस कमीशन थी, वो 1957 से 62 तक चली। 60 में AK चंदा की 62 से 66 तक। 1964 में PV राजा मन्नार की 1966 से 69 तक। 1968 में महावीर त्यागी की 1969 से 74 तक। 1972 में ब्रह्मानंद रेड्डी की 1974 से 79 तक। 1977 में JM शेले की 1969 से 84 तक। 1983 में YB चौहान की 1984 से 89 तक। 1987 में NKP सालवे की 1989 से 95 तक। 1992 में KC पंत की 1995 से 2000 तक। 1998 में AM खुसरो की 2000 से 2005 तक। 1 नवंबर 2002 को रंगराजन की 2005 से 10 तक। 7 नवंबर 2007 में विजय केलकर की 2010 से 15 तक। और 2 जनवरी 2013 को YB रेड्डी की 2015 से 20 तक। और अब जो अगली आने वाली है वो NK सिंह की है 2020 से 25 तक की। अब फाइनेंस कमीशन में देख लेते हैं कि उसमें एक चेयरमैन होता है और 4 और मेंबर होते हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो क्वालिफिकेशंस रखी हैं, जो चेयरमैन होगा वो चुना जाएगा उन लोगों में से जिनका पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस है, और जो मेंबर चुने जाएंगे उन लोगों में से जो क्वालिफाइड हैं जज के अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट में। सबसे पहली बात, स्पेशल नॉलेज है जिनको फाइनेंस और अकाउंट्स की गवर्नमेंट के, वाइड एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैटर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की।
जो मेंबर हैं कमीशन के वो ऑफिस होल्ड करते हैं उतने समय तक जब तक प्रेसिडेंट चाहे, और रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। मेन फंक्शन या ड्यूटी फाइनेंस कमीशन की हैं प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन का नेट प्रोसीड्स जो टैक्सेस के होंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में, टैक्सेस का बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच में, ऐसा रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देना। वो प्रिंसिपल्स रिकमेंड करना जो गवर्न करें हमारी ग्रांट इन एड्स जो हैं जो स्टेट्स को दी जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, और प्रेसिडेंट को वो एडवाइस देना उन मैटर्स पे जो रेफ़र की जाती हैं कमीशन को साउंड फाइनेंस के नाम पे, और सजेस्ट करना अमाउंट जो पे करनी है स्टेट्स को, जैसे आसाम, बिहार, उड़ीसा की स्टेट्स को, पश्चिम बंगाल को, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो जूट प्रोडक्ट्स पे लग रही थी उस बात पे, वो तो अब ख़त्म ही होता जा रहा है। कमीशन सबमिट करती है अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को, जो आमतौर पे एक्सेप्ट कर ली जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और जो रिकमेंडेशन है कमीशन की वो एप्लीकेबल होती हैं 5 साल के लिए। इसके बाद एक और पुरानी संस्था प्लानिंग कमीशन, वो अब हट के नीति आयोग बन गई है। प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी थी जो यूनियन कैबिनेट के एक रेजोल्यूशन से पास हुई 1950 में, जो पास हुआ रेजोल्यूशन उससे बनी। अभी प्लानिंग कमीशन में एक चेयरमैन है, 4 मिनिस्टर्स हैं जो कि पार्ट टाइम मेंबर हैं, और 7 फुल टाइम मेंबर भी होते हैं। प्रधानमंत्री चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन का, मतलब था जब तक चलती थी। प्लानिंग कमीशन के मेन फंक्शंस हैं कि वो इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्लान बनाएं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन जिससे कि हो पाए देश के रिसोर्सेज का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। वो एडवाइजरी बॉडी है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। इसके बाद है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1952 में बनाई गई थी जिससे कि एसोसिएट किया जा सके स्टेट्स को प्लान फॉर्मुलेशन में। यूनियन कैबिनेट के मेंबर्स जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर राज्यों के, एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी के, और प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स सब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं। इसके बाद फंक्शन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हैं कि वो रिव्यू करे नेशनल प्लान के काम को, रिकमेंड करे मेजर जिससे कि टारगेट्स पूरे हो सके नेशनल प्लान के। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक एक्स्ट्रा लीगल बॉडी है। इसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो 1986 में सेटअप की गई थी, वेलफेयर मेजर्स जो माइनॉरिटी के लिए ऑल इंडिया बेसिस पे लिए जाने थे उसके लिए। इसमें यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लेबर, महिलाएं, पब्लिक फिगर, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव सब आते हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई देना देना नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, इसके बाद अब अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।